नमस्ते मास्टर्स। मेरा नाम अर्पणा कुमारी है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले मंथ भी मैं आई थी अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए, और उसी में एक्सपीरियंस में एक बहुत ही रिमार्केबल मोड़ आया। और मास्टर्स का यह संदेश है कि मुझे अपने एक्सपीरियंस को लोगों को बताना है। लोगों को तो मैं पहले ही बता रही थी, लेकिन अभी और बताना है। जो कुछ हुआ है पूरे एक्सपीरियंस को बताना है, ताकि लोग उसको जाने, समझें और सीखें। इससे मदद मिल सकती है अगर कोई लोग इस तरह की चीजों से गुजर रहे हैं, या उनके आसपास के लोग हैं, या भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो आपको पता होना चाहिए कि इससे कैसे निकलना है और कैसे इसको हैंडल करना है। ठीक है, तो मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। मैंने बहुत विस्तार रूप में बताया था अपना एक्सपीरियंस, आपको याद हो। अ, पिछले मंथ में कौन-कौन लोग थे जिन्होंने मेरा पिछला एक्सपीरियंस सुना था। अगर आप वर्चुअल हैंड रेज भी कम से कम कर सकते हैं तो जरूर कर दें। आप तो मैम थे ही। ओके, पूजा जी और कोई? शुभ लक्ष्मी जी तो है ही, है ना? मैम, सुब्रमण्यम मैम तो थे ही। जी। और और कोई? हम्म, चलिए ठीक है, कोई बात। तो मास्टर्स, जैसा कि मैंने पिछले मंथ बताया था कि मेरा बेटा जो है वो जब हॉस्टल में था तो वो नशे का शिकार हो गया था। आप यहाँ तक तो जान ही रहे थे, और उसकी वजह से मैंने क्या सीखा और इसी की वजह से मैं ध्यान में आई, और जिससे यह पता चलता है कि यह मेरा सोल प्लान था कि मैं जो संसारिकता में जा रही थी, तो लाइफ में शायद ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से मैं उसको छोड़कर मेरी आत्मा की जागृति हो, मैं यह जान पाऊं कि मेरे जीने का, मेरे होने का पर्पस क्या है ना? तो वह मेरी आत्मा की जागृति हुई। और आप जानते हैं कि मैंने जब इस तरह का की बातें होती है तो पहले तो लोग खुद से ही नहीं उबर पाते हैं, है ना? तो मैं खुद से उबरी, मैंने खुद को जाना, खुद को समझा, उससे जो सीखना था सीखा, और हर पल, क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ तो हर पल सीखना होता है, हर रोज सीखना होता है ना? तो मैंने मुझे लगा कि मुझे लोगों के सामने शेयर करनी चाहिए इस बात को, तो मैंने शेयर किया था। एक आपके प्लेटफॉर्म पर, एक और प्लेटफॉर्म पर मैंने इसे शेयर किया था। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स को लगा कि यस, नाउ शी इज रेडी टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि चूंकि मैंने जो लेसन था उसको सीख लिया है, तो नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए अब मैं तैयार हूँ कि इसका अगला लेवल होता है। जब आप गेम खेल रहे हो तो बहुत सारे लेवल्स आते हैं, और लेवल्स जैसे जैसे बढ़ते हैं ना, उसकी कठिनाइयां भी बढ़ती जाती है, चैलेंजेस भी बढ़ते जाते हैं, है ना? तो नेक्स्ट लेवल में यूनिवर्स ने शायद मुझे जाने के लिए सोचा कि हाँ, अब ये रेडी है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप जो आगे जो घटना हुई आप उससे समझ पाएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा। और तो ऐसा हुआ कि लगभग 11 जनवरी को की सुबह में अम, मैं सोई हुई थी, और मैं जिस फ्लैट में रहती हूँ उस फ्लैट में मैं अकेली थी। मेरे हस्बैंड नहीं थे, बाहर गए हुए थे गुजरात में, जो सोमनाथ ध्यान चल रहा था 9 से 11 जनवरी, उसको अटेंड करने के लिए। और मेरी बेटी दूसरे फ्लैट में थी और बेटा नीचे रहता है। तो उसने 6:30 बजे, संडे का दिन था, उसने मेरा गेट नॉक किया। मैंने नहीं खोला, क्योंकि मेरे घर में यह अंडरस्टूड है कि कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करे। सबको अपना अपना स्पेस मिला हुआ है, सब अपने स्पेस में रहते हैं। जिसको जब सोना है सोता है, जिसको जब उठना है उठता है।
कोई किसी को रोका टोकी नहीं है। और जिसको जो सामान जहाँ मिलना है, जैसे दूसरे फ्लैट में है तो उस मेरे फ्लैट से मतलब इसका किसी का कनेक्शन नहीं है कि उसको मेरे फ्लैट में कुछ पर्सनल चाहिए होगा। सबको अपनी अपनी चीजें अवेलेबल है अपनी जगह पे। तो चूंकि और संडे था नेक्स्ट डे, तो मैं आराम से रात में सोई। 2:45 बजे तक ध्यान किया मैंने, फिर मैं आराम से सोई कि संडे है, आराम से उठूंगी। आप जानते हैं कि मैं एक टीचर भी हूँ, तो संडे मतलब थोड़ा सा रेस्ट, तो संडे को तो बहुत सारे काम होते हैं घर के भी, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं आराम से सोई थी, नहीं उठी। और तो उसने बहुत नॉक किया, उसके बाद उसने इस तरह से पता नहीं गेट में पैर मारा, लात मारा कि गेट जो है वो अ, कुछ गलत हो गया, टूट गया, आप कह सकते हैं, इस तरह से कुछ हो गया। ठीक है। तो उसके बाद मैं उठकर जाकर देखती हूँ तो फिर गेट खुलने की स्थिति में भी नहीं थी। तो फिर उसने फिर मेरी बेटी ने मना किया कि ऐसा मत करिए भैया, माँ सो रही है, उसको सोने दीजिए, आज संडे है। तो उसने उसको अ, दूसरे फ्लैट में बंद कर दिया कि तुम जाकर अपना काम करो। तो पता नहीं कुछ ज्यादा ही तहस में था उस दिन। और हम लोग चूंकि मैंने बताया कि सभी अपने अपने स्पेस में रहते हैं, कोई किसी को देखता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। तो इस तरह से फिर से उसने गेट चूंकि खुल नहीं रहा था तो उसने उसको तोड़ने की कोशिश की, तो मैंने मना किया कि छोड़ दो, लेकिन उसने बार बार ईंट से मारकर उसको तोड़ा। तो मैंने कहा, मैं वो जब तोड़ रहा था तो मैं चिल्ला रही थी कि छोड़ दो छोड़ दो। मेरी बेटी को लगा कि पता नहीं माँ को कुछ हुआ है, माँ और भैया के बीच में, तो उसने पुलिस को कॉल कर दिया। ठीक है। तो ये सारी जो घटनाक्रम हुई, इतना होने के बावजूद भी अगर मैं शायद पेशेंस रखती, इतनी सहन शक्ति मेरे में होती कि उसके बावजूद भी मैं कुछ नहीं बोलती, वो जो कुछ भी कर रहा था, तो शायद उसके बाद जो हुआ उसको टाला जा सकता था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब ये इस सिचुएशन में इसके साथ रहना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी अकेले हैं और जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है नहीं पॉसिबल है। तो पुलिस को बुलाया गया तो चलो अच्छा ही है, तो इस तरह से हमें कुछ हेल्प मिल जाएगी। क्यों, जिस तरह से वो बिहेव कर रहा था। तो इसी बीच में पड़ोसी भी कुछ आ गए। तो उसके बाद उसने मेरी अपनी बहन के साथ कुछ बदतमीजी करने की कोशिश की, उसको कुछ गंदी बातें सुना रहा था और गंदे तरीके से उसको छू रहा था। तो मैंने उसको बेटी को निकालना चाहा बस वहां से। तो उसको बेटी को लगा कि अगर उसके पास कुछ वीडियोज होंगे तो पुलिस आएगी तो वो सबूत कुछ दिखा सकती है। तो वो वीडियो बनाने लगी, तो उसने गुस्से में अ, उसका उसका सर दे मारा दीवार में और उसका गला पकड़ लिया। तो फिर मैंने उसको हटाया, छुड़ाया और मैंने उसको एक थप्पड़ मारा। तो फिर उसने कहा कि तुमने मुझे मारा ना। उसके बाद उसने, मैं नहीं बता सकती उसके बाद उसका क्या कैसा रूप था और उसने किस तरह से मेरे ऊपर झपटा। और मुझे उसने जान से मारने की कोशिश की, लिटरली आप यही समझ लीजिए। उसने पहले मेरे बाल को पकड़ा, फिर मेरा गला दबाया, मुझे जमीन पे पटका और मेरा गला दबाया। और गला दबा दब ही जाता अगर कुछ पड़ोसी नहीं आते, इंटरवीन नहीं करते, तो अगर कुछ सेकंड और तो बात खत्म हो जाती। इतनी मतलब इतना सीवियर तरीके से वो गुस्से में था। और बाद में मेरा जो गला है वो पूरा सूज गया, तो मैंने डॉक्टर से दिखाया, मतलब नेक में काम नहीं करता था और अंदर पूरा फूला हुआ था। डॉक्टर से 1 सप्ताह उसके बाद मैं बेड रेस्ट में रही। पुलिस भी आई तो पुलिस ने कहा कि क्या कर सकते हैं, अगर पुलिस स्टेशन चलिएगा तो रिपोर्ट लिखते हैं, लेकिन मैं उस समय उस स्थिति में नहीं थी कि मैं वहां जाऊं, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन पुलिस आई तो सिर्फ इतना हुआ कि घर से वो बाहर चला गया और हम लोगों ने गेट नॉक कर लिया और उसको अंदर नहीं आने दिया अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है। तो ये तो पूरा घटनाक्रम हुआ। तो मुझे सबसे पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ।
ठीक है, और क्यों हुआ। तो फिर जब कोई चीज होती है ना तो पता नहीं, वो जब हुआ ना तो एक अंदर से ना बहुत शांति सी महसूस हो रही थी। दुख तो था, पीड़ा तो थी, दर्द भी था, लेकिन अंदर से एक शांति थी। लग रहा था कि जैसे कोई कर्मा का साइकिल था जो खत्म हो गया और जिसको ऐसे ही खत्म होना था। और अगर कुछ बड़ा नहीं होता ना तो शायद मैं इस चक्र में जिंदगी भर रहती और कभी भी इससे निकल नहीं पाती। अम, तो इसलिए पता नहीं अंदर से एक अजीब सी, इतना बड़ा दुख भी था कि किसी को भी दुख होगा कि कौन सोचता है कि जिस बच्चे के लिए आप इतना कुछ करते हैं वो आपके साथ ऐसा कभी करेगा, है ना। लेकिन ये भी था कि शायद इसको इसी तरह से खत्म होना था। तो और अगर वो इस तरह से नहीं करता तो मैं शायद जिंदगी भर उसका मोह नहीं त्याग पाती, है ना। और जिंदगी भर उसको ढोती रहती कि चलो ठीक है, जैसा भी है, जो भी है करना है ना, करके। तो उस पॉइंट पे लगा कि नहीं, अब हो गया, बस खत्म, अब जो भी है, अब इस रिश्ते को मैं यहीं खत्म करती हूँ, अब मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। ये करके मैंने उस टाइम सोचा। लेकिन और ये भी सोचा कि उसको घर में नहीं एंटर करने देंगे, उसको बाहर ही रखेंगे। लेकिन जैसा आप जानते हैं उसकी शादी हो चुकी है और एक बच्चा भी है। तो उसके लिए यह पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको नहीं आने दूं। और उसको अगर मैं आने देती हूँ तो दोनों हस्बैंड वाइफ को अलग करना भी तो पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर बाद में मुझे यह डिसीजन चेंज करना पड़ा कि ठीक है, उसको घर में आने देंगे, लेकिन कुछ चेंजेज के साथ कि अ, अब हम साथ नहीं रह सकते। ये तो संभव है ना कि जैसा कि मैंने बताया कि मेरे 3 फ्लैट हैं, तो मैंने सोचा कि ठीक है, और नीचे भी है तो उसमें कुछ में वो रह लेगा, कुछ में हम लोग रह लेंगे और अलग-अलग रहेंगे अपना। और अभी मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं उसका सामना करूँ, और कैसे करूँ मुझे खुद नहीं पता है। तो जो इस घटना से जो मैंने सीखा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और दो दो तरह की सीख है। एक सीख है जो जब घटना हुई तो मैंने क्या सीखा, और उसके बाद फिर मेरी काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग के बाद क्या अनुभव, चेंज कैसे हुआ, वो दोनों बात मैं आपसे करूंगी। तो सबसे पहला तो जो मैंने अनुभव किया था वह था मृत्यु का अनुभव। ठीक है, तो मृत्यु का अनुभव जो होता है ना, मुझे लगता था कि मैं मौत से नहीं डरती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं जब आप ध्यान में आते हैं तो हर तरह का भय खत्म हो जाता है ना। तो मौत का भय भी खत्म हो गया, क्योंकि जानते हैं कि हम आत्म स्वरूप हैं। लेकिन जब एक्चुअल में मौत आई ना तो मुझे डर लगा। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मौत तो ऐसे भी अनएक्सपेक्टेड होती है, कभी बताकर नहीं आती कि कब आएगी और किस रूप में आएगी। लेकिन शायद मैं उस तरह से नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से भी मरना हो सकता है। तो उस वजह से वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि लगता था कि अगर मैं इस तरह से मरूंगी ना तो मरने के बाद बहुत सारी जो होती है ना आत्माएं अटक जाती हैं उस एनर्जी की वजह से कि क्योंकि मैं खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि हुआ क्यों है मेरे साथ, तो वो हो सकता था। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जब भी मरूं तो जागरूक मरूं, मतलब मैं जानती हुई मरूं कि मेरी मृत्यु हो रही है या होने वाली है, और मैं उसको महसूस करते हुए मरूं कि यस, अब मेरा शरीर छूट रहा है। हो सकता है तकलीफ में भी होगा, जो भी हो, लेकिन एक नेचुरल डेथ मैं मरना चाहती हूँ ताकि मैं उसको अनुभव कर सकूं। अभी तक तो डर से तो लोग को मरते हुए, डर से ही मरते हुए देखा है। कभी नेचुरल डेथ किसी की देखी नहीं है अपने आसपास। ध्यानियों के बारे में सुनी है कि वो जागरूक अवस्था में मरते हैं, है ना। तो उस तरह का मैं सोचती हूँ और मैं उसकी प्लानिंग भी करती हूँ। ओशो का एक है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, है ना। आपने सुना होगा उनका एपिसोड। तो उस एपिसोड को तो मैंने सुना ही है कई बार। उनका उनकी एक प्रैक्टिस है कि वो कहते हैं कि आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप की मृत्यु हो गई है, आपके घर वाले आपके आसपास हैं, और
उसके बाद आपको जलाने ले जा रहे हैं, किस तरह से आपका शरीर जल रहा है और किस तरह से लोग का क्या रिएक्शन है, आप सोचिए उसके बारे में, देखिए, महसूस कीजिए कि उनका क्या रिएक्शन हो सकता है। और आप फिर ये देखिए कि किस तरह से लोग कितनी जल्दी आपको भुलाकर अपने काम में लग जाते हैं, फिर अपना उनका जो नॉर्मल रूटीन है उसमें वो चले जाते हैं। और यही दस्तूर है और यही होता है और यही होना चाहिए। तो इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम सीखते हैं कि हमारी जिंदगी किसी के लिए मायने नहीं रखती है, हमारी जिंदगी स्वयं के लिए मायने रखती है ना? तो हमें क्या करना है जिंदगी में वो हमें करना चाहिए। उनका ये मैसेज है। और आपने वो वाला जोक सुना होगा फेसबुक वगैरह पे कि लोगों का क्या है, जब तुम मरोगे तो वो तुम्हारी 13वीं पर आएंगे और कहेंगे कि थोड़ा सा पूरी गरम देना, दाल हिला कर देना, है ना? आपने सुना होगा ये वाला जोक। तो ये बहुत सही है, ये मैंने देखा है, बहुत ऑब्जर्व किया है इसको कि यस यही होता है। और एक दो लोगों को फर्क पड़ता है और नहीं भी पड़ता है तो उससे क्या है, आपका तो जो होना है वो तो हो ही गया, आपको जो हासिल करना था आपने किया और जो नहीं करना था नहीं किया, है ना? तो आपको जो करना है, आप जो करने आए हैं आप उसको पहले कीजिए, उसको प्रायोरिटी दीजिए। हम सारी उम्र दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं, हर चीज को देखते हैं, हम खुद को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो जब ये मेरा एक था कि मुझे ना मृत्यु का अनुभव करना है, ये मेरा विश भी था, ताकि मैं ताकि माया का जो पर्दा है ना वो मेरी आंखों के सामने से हटे। पहले ही बहुत कुछ हट चुका है लेकिन जो थोड़ा और बाकी है ना वो भी हटे। तो ये मेरी ख्वाहिश थी और मुझे नहीं पता था कि मैं, और ये मैंने कब मांगा था मैं वो भी आपको बताती हूँ, मुझे डेट याद है। इसी दिसंबर लास्ट वीक में जब विंटर ब्रेक था तो मैं घर पे थी, तो कोई नहीं था घर पे, मैं अकेली थी। तो मैं बहुत सारे ध्यान कर रही थी, स्वाध्याय कर रही थी, मौन कर रही थी और उसमें मैं अपने आप के साथ बात कर रही थी और लाइफ की प्लानिंग कर रही थी कि क्या क्या मेरे में कमी है और उसको मैं कैसे हासिल कर सकती हूँ, कैसे जी सकती हूँ, मुझे खुद पे कैसे काम करना है। उस लिस्ट में यह था कि मृत्यु का अनुभव करना है और ताकि माया के पर्दे से हटूं और समझ सकूं कि जिंदगी क्या है और जिंदगी की सच्चाई क्या है ना? तो ये मेरा खुद का था मैनिफेस्टेशन। और लेकिन उस वो इस तरह से पूरा होगा, लेकिन मैंने तो मांग लिया, अब यूनिवर्स उसको कैसे पूरा करेगी वो मेरे हाथ में थोड़े है, किसी के हाथ में थोड़े है ना? वो तो अपने तरीके से देगी ना। तो वो हुआ। और दूसरा जो मैंने कहा कि अटैचमेंट अगर नहीं होता ना तो लाइफ टाइम अटैचमेंट खत्म नहीं होती, है ना? मैं शायद एक मेरे अंदर एक बहुत ठीक है, मैं उसके बारे में बात करती हूँ, मैंने क्या सीखा, मेरे आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई उसी की वजह से। लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में एक बहुत बोझ है कि मैं जिंदगी में वो नहीं कर पा रही हूँ जो मैं और कर सकती हूँ, क्योंकि जब आपके घर के प्रॉब्लम्स ही नहीं सुधरते हैं ना, ठीक होते हैं ना, तो आपका मन कहीं न कहीं उसमें उलझा रहता है ना? और अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं लाइफ में, या सेवा ही करनी है तो उसमें आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। या फिर अगर मनी वाइज ही देख ले तो उसमें भी जितना मैं करना चाहती हूँ उतना मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि घर में जरूरतें और भी हैं तो कैसे करूँ? तो ये भी था कि ये किसी तरह से ना मुझे करना है, अपना बेस्ट देना है। तो उससे मैं निकलना चाहती थी, मेरे अंदर एक तरफ थी कि मैं इससे निकलूं। तो उससे निकलने का क्या रास्ता है? शायद ये रास्ता है, यही रास्ता है जिससे मैं अब इससे निकल सकती हूँ, है ना? अब मेरे पास चॉइस है कि मैं उसके साथ रहूं या मैं उसको छोड़ूं, क्योंकि बच्चा जब तक 18 साल का है वो मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन उसके बाद उसको ढोना और ना ढोना वो मेरी चॉइस है ना? कि मैं उसको उसके साथ चलना चाहती हूँ या उसको छोड़कर, क्योंकि अब बच्चा तो है नहीं, है ना? और जैसा कि मैंने कहा कि मुझे लगा ना कि मेरे कर्मा का खात्मा हो गया वहां पे, कोई कुछ था शायद जिसको इस तरह से खत्म होना था। तो अंदर एक बहुत शांति भी थी। और
उम, ये सब कुछ जो हुआ ना उसमें उसकी वजह से समाज में जो एक मैसेज गया अ, वो बहुत अपमानजनक था, ठीक है? तो ये भी मेरा मैनिफेस्टेशन था कि मैं मैं ये चाहती हूँ कि मैं इतनी स्ट्रांग बनूं कि मैं मान और अपमान से परे हो जाऊं, ठीक है? तो यह भी जिंदगी ने मुझे एक मौका दिया। अब देखिए समाज की तरफ से जो मान अपमान है वो जो समझते हैं जो एक आदमी की परफेक्ट लाइफ होनी चाहिए, उसका बच्चा परफेक्ट होगा तो समाज उसको सम्मान देगा, है ना? मेरा तो पहले ही परफेक्ट नहीं था, ऊपर से एक और ये बात हो गई, ठीक है? तो वहां तो है ही। दूसरी बात जो है अब यहाँ ये समझने की है कि जिसने आपका अपमान किया क्या आप उसको भी मान दे सकते हैं, है ना? तो मेरे लिए ये सीखने की ये भी एक बात है जो बाद में आई है काउंसलिंग के बाद, पहले ये मेरी नजर में नहीं आया और अभी पहले भी नहीं था, अभी जब मैं बोल रही हूँ ना तो जस्ट अभी ये आया है ये बात कि उसको भी दे सकते हैं क्या। तो मैं इसको थोड़ा सा नोट कर लेती हूँ क्योंकि जो कुछ भी मैं सीख रही हूँ ना उसको मुझे लाइफ में उतारना है। ये मैं आपको कहानी नहीं सुना रही हूँ, ये मेरी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट है और जो मैं उस पे चल रही हूँ और आगे कैसे चलूँगी, कुछ रोड मैप मैंने बनाया है, उस पे कैसे चल पाऊँगी एग्ज़ैक्टली पूरी तरह से 100% मुझे नहीं पता है, लेकिन कोशिश करनी है अपनी तरफ से। तो मैं आपको कोई आइडियल ऐसा भी नहीं दिखाऊँगी कि नहीं ये आइडियल है, आप ऐसे चलना है और मैं भी आइडियल नहीं हूँ। हालाँकि वो गोल है मेरा लेकिन मैं कैसे चलकर जाऊँगी खुद मुझे नहीं पता है। तो एक और बात हुई कि अगर ये नहीं होता ना तो मेरा बेटा जो है ना वो लाइफ टाइम शायद ऐसे ही वो बैठा रहता और मैं कमाती रहती वो खाता रहता और मैं उसको कुछ भी नहीं कह पाती, कुछ भी नहीं कहती कि तुम कुछ करो, है ना? अभी उसके लिए भी है कि उसको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करूंगी और वो इसलिए क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, ठीक है? उसने एमबीए कर रखा है और एमबीए भी ऐसा ऐसा नहीं कैट करके, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहा है, ठीक है? बहुत अच्छी पोएम लिखता है, बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा अपने समय का वो एंकर रहा है और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है, हर चीज में एक्सलेंट रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें क्वालिटी नहीं है और नहीं कर सकता है और उसको लगता है कि हाँ चलो सब हो रहा है तो क्यों करना है ना? तो उसको भी अब कंफर्ट जोन से और मुझे लगता है कि शायद उसकी आत्मा ने भी यह डिसीजन लिया होगा कि ऐसे लाइफ टाइम नहीं चल सकता है ना? और मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। उसकी आत्मा की जागृति का यह समय है। मेरे लिए देखिए मैं जिस लेवल में थी मेरे लिए नेक्स्ट लेवल की बात है, लेकिन उसके लिए भी आत्मा की जागृति का यह समय है, ठीक है? तो उसका भी यह सोल प्लान होगा कि जैसे मैंने अपना सोल प्लान किया कि उसके द्वारा कैसे मैं ध्यान में आऊं, तो उसका भी तो यह सोल प्लान है कि मेरे द्वारा वह कैसे ध्यान में आए और जीवन को समझे, है ना? तो इस तरह से ये मेरा पहले का था जब ये घटना हुई तो 1 सप्ताह मैं स्कूल नहीं गई और मैं बहुत ट्रॉमा में थी। मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बहादुर हूँ। आप जो कुछ भी है ना उसको एक्सेप्ट कीजिए और कोई दर्द है ना तो उसको फ़ील कीजिए अच्छे से। उस दर्द से भागिए मत, ठीक है? अगर आप दर्द से भागेंगे ना तो दर्द लाइफ टाइम आपका पीछा करेगा, उससे भागिए मत। उसको अच्छे से फ़ील कीजिए, उसको महसूस कीजिए, उसके साथ रहिए, उसको वक़्त दीजिए। उसके बाद और वो धीरे-धीरे वो अब दर्द जो है ना खुद ब खुद हील होगा, है ना? और उसको हील होने के लिए आप जानते हैं कि अगर आप ध्यान में हैं तो आप जल्दी हील हो जाते हैं। तो खुद को हील करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ टूल्स अपनाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और मुझे लगता है ये हर औरत के लिए कम से कम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी लाइफ में हर किसी की लाइफ में कुछ न कुछ
कोई ना कोई ट्रॉमा बड़ा या छोटा जरूर है, ऐसा मैं मानती हूँ। जैसे मान लेते हैं कि कोई घटना हुई हो छोटी सी, आपने खुद को हील किया और उसके बाद आप आगे बढ़ गए, है ना? और आपको लगता है कि आप भुला चुके हैं उसको, आप आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आप यकीन मानिए आपके अंदर वो दर्द अभी भी है। तो मैं आपको हीलिंग का एक तरीका बताती हूँ जो मैंने खुद को किया है हील, और वो हीलिंग थेरेपी है रोना। ठीक है? जब मैं स्पिरिचुअल काउंसलिंग में गई थी तो वहाँ यह थेरेपी संपा मुखर्जी मैम के द्वारा कराई गई थी, और मास्टर्स स्पिरिचुअल काउंसलिंग में पूरे इंडिया के टॉप मोस्ट 150 मेडिटेटर चुने गए थे मास्टर्स के द्वारा, एस्ट्रल मास्टर्स के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत हाई लेवल के वो मेडिटेटर थे। लेकिन जब ये थेरेपी संपा मैम ने शुरू की, तो आप जो भी लोग करताल गए हैं उनको पता है वहाँ एक पार्वती पिरामिड है, और पार्वती पिरामिड की कैपेसिटी लगभग 150-200 लोगों की है। तो वो वहां बैठे हुए थे। उस पार्वती पिरामिड में इतनी चीख पुकार मची थी, इतने रो रहे थे सारे ध्यानी, चिल्ला रहे थे, चिल्ला रहे थे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। उस दृश्य की आवाज भी आप कोई सुन लेगा तो कहेगा पता नहीं सुनामी आ गया है। तो जो ध्यानी उतना ऊंचे गए हैं उनके अंदर भी वो है, आपको लगता है कि नहीं है, आप निकल चुके, लेकिन नहीं निकले एक्चुअली। तो खुद को हील करने का तरीका है कि आप बैठिए खुद के साथ और कोई सॉफ्ट सा म्यूजिक लगा लीजिए, और जैसे आप ध्यान करते हैं वैसे मास्टर्स को आह्वान कीजिए कि आपके अंदर जो अनहील्ड इमोशन है उसको बाहर आने में मास्टर्स मदद करें। मास्टर्स को बुलाइए, एस्ट्रल मास्टर्स को, ठीक है? बाबा जी को बुलाइए, पितामह को बुलाइए, और उसके बाद जो घटनाएं हुई हैं उसको याद कीजिए, रिकॉल कीजिए उस घटना को। उसको छुपाइए मत, उसको लपेटिए मत, ठीक है? उसको रिकॉल कीजिए, पूरा उघाड़ डालिए उसको, ठीक है? और उसको महसूस कीजिए पूरी शिद्दत से, और उसके बाद जो आपके अंदर से आ रहा है ना उसको आने दीजिए। रोने का दिल कर रहा है ना उसको रोइए। क्यों? क्योंकि इमोशन जो होती है ना वो एनर्जी होती है, और इमोशन को अगर आप आउटलेट नहीं करोगे, उसको बाहर नहीं निकालेंगे जान, तो वो आपके अंदर वही बीमारी पैदा करती है। वही आपकी बीमार देह में कोई गांठ बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, या दूसरी बीमारी के रूप में वह निकल कर आएगा। ठीक है? तो आप उसको आप कमरा बंद कर लीजिए, घर में कोई नहीं है, किसी को नहीं बताना है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर घर के लोग सपोर्टिव है तो आप बता के भी कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। जब घर में कोई नहीं है तो आप कोई तो वक्त होगा ऐसा जहां आप ऐसा कर सकते हैं। तो जितना रोने का दिल करे ना, हर उस घटना को याद कीजिए। आप लोग इनर चाइल्ड आपने किया होगा, बहुत सारे लोगों ने, है ना? इनर चाइल्ड में क्या होता है, आपकी जो अनहील्ड इमोशन है बचपन की वो निकलती है। यहाँ आप पूरी लाइफ का निकाल सकते हो। तो वहां भी स्पिरिचुअल काउंसलिंग में मुझे लगता था कि मैं सारी घटनाओं से सीख चुकी हूँ और आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन इतना दहाड़ मार मार कर मैं वहां रोई थी। तो फिर से उसकी प्रैक्टिस मैंने यहाँ की, और फिर से लगभग घंटों मैं रोई। उसके बाद जाकर वो इमोशन मेरे अंदर से निकला। उसके बाद फिर मैंने दूसरी बार किया हंसने का, ठीक है? उसके बाद नाच, डांसिंग, आप जानते होंगे ओशो का जो है डांसिंग थेरेपी है ना? डायनेमिक म्यूजिक, डायनेमिक मेडिटेशन, वो क्या? तो हर चीज करके मैंने खुद को हील किया, ठीक है? फिर भी बहुत कुछ अंदर अभी भी है, और थोड़े थोड़े टाइम पे उसको निकालना होता है ना? इंसान ही तो हूँ, तो पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ है वो। तो आप लोग भी प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको नहीं निकालेंगे ना तो वो बाद में आपको बहुत दिक्कत करेगा। बहुत बहादुर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपके ट्रॉमा आप जानते हैं और उस पर काम कीजिए। तो उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद मेरी काउंसलिंग हुई,
जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भी एक स्पिरिचुअल काउंसलर हूँ, तो अ, मैं जानती हूँ, मेरा एक पूरा ग्रुप है, तो वहाँ मैंने बात रखी, तो काउंसलिंग हुई मेरी। तो काउंसलिंग के बाद देखिए कैसे बदलता है। जो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो समझ रही थी वो गलत था, नहीं, वो भी सही है, लेकिन कुछ और होता क्या है, हम पूरे सच को नहीं देख पाते हैं। आधा सच मैं देख रही थी और आधा सच जो मुझे दिखाया गया वो क्या था, वो सुनिए। तो उसमें सबसे पहले यह था अ, कि मुझे ट्रिगर नहीं होना चाहिए था वहां। अगर मेरे अंदर इतनी स्थिरता रहती कि मैं जो कुछ भी हो रहा था, जो कुछ भी वह कर रहा था, अगर मैं उसको साक्षी भाव से देख पाती, तो वह मैं उसके पार जा सकती थी और वो बात इतनी नहीं बढ़ती। ठीक है। उसके बाद जो उम, बात पता चली वह यह है कि अ, किसी पिछले एक जन्म में जब मैं और मेरा बेटा दोनों सर्प योनि में थे, तो मैं किसी उस सर्प का भी सरताज जो होता है उस टाइप का थी, और वह एक छोटा सा सांप था जो अभी बहुत यंग भी नहीं हुआ था। मैंने उसको पीट पीट कर मार डाला था, बस ऐसे ही दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ, है ना। तो यह गुस्सा जो है ना, वहीं से आ रहा है। और मैंने आपको बताया शुरू से बहुत ज्यादा मेरे से अटैचमेंट उसकी नहीं रही है, और मुझे नहीं समझ में आता था कि ऐसा क्यों है ना। तो वो इस वजह से वहां से आया। तो मुझे एक बात ये समझ में आई कि मतलब कितना अवेयर रहना है। आप सोचिए, अब एक सांप है, उसको भी क्या पता है कि वो जो कर रहा है उसका परिणाम क्या हो सकता है। अच्छा, जानवरों में तो लड़ाइयाँ वगैरह बहुत आम होती है ना? एक दूसरे की जान लेना, उसके पीछे पड़ना, तो उस उनके कर्म का भी इफेक्ट होता है। ये मुझे नहीं पता था, ये पहली बार पता चला। और लगा कि कितना अवेयर हम आदमी आदमी के जान की चिंता लोग नहीं करते, कितना ज्यादा अवेयर रहना है। अगर आप अभी भी आदमी में हैं तो अभी भी जानवर के लिए भी कम से कम कितना अवेयर रहना है ना। तो एक ये बात मुझे समझ में आई, और उम, दूसरी बात ये समझ में आई कि अ, उम, वो जो है ना मेरा बेटा, वो पहले कई जन्मों में बहुत बड़ा ध्यानी रह चुका है वो। यहाँ तक कि वो काशी में जो ध्यान का जो न्यास वगैरह रहता था उसका वो लीडर रह चुका है, इतना बड़ा वो ध्यानी महात्मा था। ठीक है। लेकिन वक्त के साथ दूसरे जन्मों में होता क्या है कि जब आपके पास बहुत पावर होती है ना, तो फिर आप उसी का मिसयूज कहीं करते हैं, है ना। कुछ आप जितनी बड़ी चोटी पर है, शिखर पर है, वहां से गिरने की संभावना भी उतनी ही अधिक होती है कि नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कह रही हूँ। कि जैसे आपके पास थर्ड आई वगैरह है, कुछ सिद्धि है, आपने अगर उसका मिसयूज किया है ना, तो वो कर्मा जो होता है ना, वो बहुत गलत कर्मा होता है, बहुत परेशान करता है वो कर्मा। तो उसने शायद कुछ ऐसा किया था किसी जन्म में, जिसकी वजह से वो लोअर एनर्जी में फंस गया। ठीक है। तो उसकी आत्मा भी तड़प रही है कि मैं किस तरह से इससे निकलूं। हम्म। तो उसने भी शायद ये रास्ता चुना कि इस घटनाक्रम के माध्यम से अब उसकी जागृति पॉसिबल है। ठीक है। और यह भी पता चला कि हम लोग सोल प्लान की बात करते हैं ना, तो जब काउंसलिंग हो रही थी तो उसके दरमियान हमें यह पता चला कि
जब आत्मा को बुद्धि नहीं होती है ना, तो आत्मा सोल प्लान भी सही से नहीं कर पाती है। जैसे मान लो कि उसने सोल प्लान किया कि हमें बदला लेना है, आप समझ रहे हैं, लेकिन इस बदला का खामियाजा क्या होगा उसकी वजह से। अगर आप किसी से बदला लेना चाहते हैं तो आप खुद कितना कष्ट में जीते हैं, आप खुद को कितना कष्ट दे रहे हैं, है ना। तो उसने अपनी आत्मा की जागृति का ये जो रास्ता चुना ना, आत्मा की जागृति का और रास्ता भी चुना जा सकता था, ये जो रास्ता चुना ना, ये गलत रास्ता उसने चुन लिया, ये उसने खुद ही एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो कभी कभी आत्मा सोल प्लान भी गलत कर लेती है, बुद्धि नहीं रहने की वजह से। और जो बात हमें पता चली कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी लो होती है ना, तो हम और लो फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हमें बहुत सजग रहने की जरूरत है। मुझे लगता है टाइम भी हो चला है, इसलिए मैं अब जल्दी सम अप करूंगी इसको। मैम हम ठीक है, 10:30 तक चले। ठीक है, मैं इसको कर लेती हूँ। एक्चुअली जब मेरे माइंड में आ गया तो मैंने उसको ये कर लिया कि अब इसको कर लेना है। ओके। तो एक चीज जो इस काउंसलिंग से हुआ वो ये था कि अ, वो जब लो एनर्जी में होता है ना, तो वो मेरी तरफ देखता है कि माँ की एनर्जी कैसी है। और जब उस वो कुछ गलत करता है, क्योंकि वह लो एनर्जी में है, तो मैं भी उसकी वजह से अगर गुस्सा या कुछ भी करती हूँ तो मेरी एनर्जी भी लो है। तो जब दोनों की एनर्जी लो होती है ना, तो वह बिल्कुल बेकाबू हो जाता है। फिर मतलब उसको कौन रास्ता दिखाएगा, कोई तो रास्ता दिखाने वाला ही नहीं। ठीक है, अभी आप देखिए उधर फिजिकल वर्ल्ड में मैं ये समझ रही हूँ कि ये इतना गलत तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। ठीक है, और यहाँ सोल लेवल पे क्या हो रहा है कि वो इतना गलत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत लो है, तो उसको हाई एनर्जी की जरूरत है, उसको प्यार की जरूरत है। ठीक है, तो हम मुझे अपनी एनर्जी को हाई रखना है, मेरी सहन शक्ति और बढ़नी चाहिए, मुझे और उसको सपोर्ट करना है और एक्सेप्ट करना है। और जो मैं नहीं कर पाई और मुझे ये सीखना है, ये मेरा लेसन है, लेकिन मैं इसको करूंगी, ये मेरा काम है, मैं जानती हूँ। लेकिन बड़ा काम करने के लिए भी बड़ी एनर्जी चाहिए होती है ना। जैसे कि आप बिजनेस करने जाते हैं पैसा कमाने के लिए, तो पैसा कमाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, है ना। तो अभी मैं उस एनर्जी में नहीं हूं कि मैं इसको कर पाऊं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी उस एनर्जी में नहीं हूं, यहाँ तक कि मैं अभी इस एनर्जी में भी नहीं हूं कि मैं उसको फेस कर पाऊं, मैं उसका सामना कर पाऊं और उसको प्यार से उसकी तरफ देख पाऊं। मैं इस एनर्जी में नहीं हूं अभी। तो अभी मैं फिजिकल लेवल पे वही करूंगी जो मैंने पहले बताया है। ये आत्मा के स्तर पे मैंने उसे माफ कर दिया है, मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन फिजिकल लेवल पे मैं सामने सामने जब बात होगी तो वो अभी मैं करने की स्थिति में नहीं हूँ। तो उसके लिए मुझे वक्त चाहिए, उसके लिए मुझे अपनी एनर्जी को और रेज करना है। तो इस मैं ये करना चाहती हूँ कि मैं वो सिचुएशन ना लाऊं कि मैं फिर से ट्रिगर हो जाऊं, और मैं उसको प्यार भेजती रहूं और ध्यान करूं, अपनी एनर्जी को बढ़ाऊं, सेवा करूं अपनी। और सेवा क्या करती है, उसमें एक एग्जांपल बताया गया है कि जैसे किसी बर्तन में तेल लगा है, तो आप जब उसको साफ करने की कोशिश करते हो, तो बर्तन से तेल आपके हाथ में लग जाता है, हाथ से फिर कपड़ों में लग जाता है ना। तो तेल खत्म नहीं होता है। तो कर्मा को आप वैसे खत्म नहीं कर सकते हैं। कर्मा को खत्म करने का क्या तरीका है, आप उस बर्तन में पानी जब उड़ेलते हैं, पानी भरते हैं, तो पानी नीचे जाता है और तेल ऊपर आता है और तेल बाहर चला जाता है। तो सेवा के माध्यम से इस तरह से आप कर्मा को खत्म कर सकते हैं।
ठीक है? तो सेवा करनी है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा और सेवा करनी है और अभी उससे दूर ही रहना है, सेवा करनी है। फिर मैं देखती हूँ कि कब मेरी आत्मा तैयार होती है, जो मेरा लेसन है उसको सीखने के लिए पूरी तरह से, या उसको इंस्टॉलमेंट में धीरे-धीरे सीखना है, तो वो मैं करूँगी। लेकिन अभी मैं इस तरह से इसको आगे ले जाना चाहती हूँ, ठीक है? तो मेरी तरफ से यही मास्टर्स और बहुत सारी नई बातें जो मैंने नहीं सोचा था और अभी इस सेशन में मेरे सामने वो बात आई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मास्टर्स की एनर्जी है पितामह की। पितामह को मैंने सरेंडर किया कि पितामह आपने कहा है कि इसे शेयर करना है सबके साथ, मुझे नहीं पता इसको कैसे शेयर करना है, आप देखिए कि इसको कैसे करना है। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि कुछ ज्ञान जो अभी तक नहीं खुले थे वो आज खुले हैं, वो पोर्टल, कि मैं इसको कैसे कर सकती हूँ और क्या क्या और सीखना है मुझे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मास्टर्स का।